नमस्कार बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेसिस क्वेश्चंस को जो है हम लोगों ने सॉल्व किया था कि कोई रिलेशन कैसे रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी के कंडीशन को फॉलो करता है। यानी कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ये तीनों रिलेशन अगर जो हो रहा है तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और कोई रिलेशन अगर जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो जिस सेट पर डिफाइंड होता है उस सेट के जो क्लासेस होते हैं वो इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं। ठीक है तो उन सारे क्वेश्चन पर हम लोगों ने बात कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट पर, जो कि रिलेशंस का अगला यूनिट है ना, कॉन्सेप्ट है। वो हमारा फंक्शन, जो कि पूरे 10+2 लेवल के मैथमेटिक्स का बेस है। लगभग आपको सारे चैप्टर्स में फंक्शन का नाम मिलेगा, यानी फंक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। फंक्शन पहले डिफाइन करते हैं कि फंक्शन है क्या, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसके बाद में फंक्शन का डोमेन, रेंज, फिर उस पर बेसिस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बिल्कुल, कहने का सेंस है कि अच्छे तरीके से चीज़ों को वॉच कीजिए, है ना, तभी कुछ आगे होने वाला है। चलिए लेट्स स्टार्ट फंक्शन। कि फंक्शन हमारा है क्या, यहाँ से देखिए, पहले मैं लिखता हूँ इसका डेफिनेशन। फंक्शन हमारा क्या होता है, लेट हमारे पास ये दो सेट हैं, ठीक, ए और बी, जो कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। यार चल नहीं रहा है, ठीक है। ए और बी हमारे दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं और y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी फंक्शन। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी फंक्शन व्हेन each and every element of first set, each and every element of first set have a unique image in second set by some operation. This is called the function. एक बार फिर से बात को सुन लीजिए कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा एक फंक्शन है। और ये फंक्शन कब कहा जाएगा, ये दो हमारे सेट हैं, सेट ए और बी। जब ए के हर एलिमेंट का बी में क्या मिलेगा, एक यूनिक इमेज मिलेगा बाय सम ऑपरेशन, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स के ही थ्रू ए के हर एक एलिमेंट का बी में क्या मिल रहा है, एक यूनिक इमेज मिल रहा है। यानी फंक्शन इन द सेंस आप एक इस तरीके से ट्रेडिशनली समझ सकते हो कि फंक्शन को आप एक मशीन मान सकते हो बच्चों। इसमें आप कुछ इनपुट करोगे तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक, जैसे कोई मशीन होता है, आप उसमें कुछ इनपुट करते हैं तो आपको उसके एवज में समथिंग आउटपुट मिलता है। वही चीज़ फंक्शन में है कि आप x की जगह पर कुछ रखोगे तो आपको y की कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जितने ये x हैं वो हमारे फर्स्ट सेट से आते हैं। ठीक है बच्चों, जितने ये x हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड y बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। अब आपको इसमें करना क्या है फंक्शन में, ये एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ। ये हमारा बच्चों पहला सेट है यार, और ये हमारा दूसरा सेट है। ठीक, एफ ए टू बी में इसमें हमको यूनिक इमेज मिल रहा है। ये मिल रहा है एक्स वाई जेड। ठीक, ए ये लिखा है मेरा पी क्यू आर एस और टी। ये देखो यक्स का इमेज क्या है, P है, Y का इमेज क्या है, Q है, Z का क्या है, R है, और A का S है। तो ये हमारा फंक्शन होगा। ठीक, क्योंकि X का इमेज क्या है, P है, Y का इमेज Q है, Z का इमेज R है और A का इमेज S है। यहाँ से बच्चों हम कंक्लूड कर सकते हैं, एक रिजल्ट हमको मिल रहा है कि फंक्शन के लिए ये कंडीशन है कि पहले सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। जी हाँ, पहले सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए और पहले सेट के एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट दो इमेज दे दे। हाँ, दूसरे सेट में ऐसा हो सकता है, दूसरे सेट में खाली भी हो सकता है और दूसरे सेट का एक एलिमेंट पहले सेट के 10 एलिमेंट से जुड़ सकता है, डजेंट मैटर, फिर भी वो फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन जो भी क्राइटेरिया है वो पहले सेट के लिए ही है। फंक्शन में आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि फंक्शन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, फंक्शन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से जुड़ जाए, है ना बच्चों। यानी पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के जो है दो एलिमेंट से जुड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, तब वो रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि नो एलिमेंट शुड बी वैकेंट इन फर्स्ट सेट। यहाँ से आप इसको भी लिख दीजिए
कि नो एलिमेंट शुड बी वैकेंट इन फर्स्ट सेट ए, यानी पहले सेट ए में कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए, ठीक। और पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट से जुड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के दो एलिमेंट से जुड़ जाए। हाँ, ये हो सकता है कि दूसरे सेट का जो है ऐसा हो सकता है कि ए के दो सेट, मतलब पहले सेट ए के दो एलिमेंट, ये देखो ए के दो एलिमेंट का इमेज जो बी में एक एलिमेंट है, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, कोई फंक्शन है, मान लो एफ इज इक्वल टू, ये लिखा है ए कामा एक्स, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो ए कामा एक्स, या यहाँ पर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो यार, एक्स कामा पी, ठीक। दूसरा क्या लिखा है वाई कामा क्यू, तीसरा क्या हो जाएगा ये जेड कामा आर, और चौथा क्या हो जाएगा ए कामा यस। तो ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट का बी में क्या है, एक यूनिक इमेज है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट कभी सेम नहीं हो सकते, दूसरे एलिमेंट सेम हो सकते हैं। क्या कहा मैंने कि फंक्शन में पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं हो सकता, दूसरा एलिमेंट सेम हो सकता है। तो इतनी चीज़ें हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफाइन फंक्शन, ठीक। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पर, ठीक है। देखो बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मेन यूनिट है, इसलिए टाइप मैं बता रहा हूँ कि इसका बेस जानना बहुत ज़रूरी है। पहला हमारा है कांस्टेंट फंक्शन, पहला हमारा क्या दिया हुआ है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ये कोई फंक्शन हमारा लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू के, ठीक। अब इसका जो डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, लेकिन इसका कांस्टेंट क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, पूरा एक कांस्टेंट नंबर होता है। जैसे ग्राफ के थ्रू यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या लिखा है एक्स डैश, ये क्या लिखा है वाई, और ये वाई डैश, और दिस इज ग्राफ फॉर कांस्टेंट फंक्शन, ये हमारा के लिखा है। तो जितने भी कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं बच्चों, उनका रेंज एक कांस्टेंट नंबर ही होता है, लेकिन उनका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है ना। डोमेन का मतलब ये होता है जिस पर कि फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। दूसरा हमारा जो है आइडेंटिटी फंक्शन आप ले सकते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या कह रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन ये हमारा होता है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स, यानी इसका पहले आप ग्राफ देखिए कि क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन का। ये लिखा है एक्स डैश, ये हमारा लिखा है वाई, और ये लिखा है वाई डैश। आइडेंटिटी फंक्शन का ये ग्राफ है बच्चों, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स है, यानी इसके डोमेन और रेंज सब के सब रियल नंबर होते हैं। डोमेन भी इसका क्या होता है रियल नंबर, और रेंज भी इसका क्या होता है रियल नंबर ही होता है, ठीक है। बाकी इस फंक्शन का ग्राफ ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल, ठीक। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप कंपेयर करके देख सकते हैं, और इसका स्लोप पॉजिटिव 1 होता है। तो इतनी सारी फीचर्स थी, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन में भी बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसका ग्राफ हमेशा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के होता है, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शंस के बारे में मैंने बात कर लिया। बाकी आगे बात कर रहे हैं बच्चों जो कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन हैं, जैसे हमारे मॉडुलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आगे आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा क्या होगा, दो फंक्शन पर मैं बात कर चुका हूँ, अगला हमारा होने वाला है मॉडुलस फंक्शन। चलिए ठीक, सी वाला हमारा होगा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन यहाँ से आप इसको देख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन, और ये एफ एक्स ये हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन ही है, ठीक, आर टू आर। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब जितने भी फंक्शन आप पढ़ रहे हो सबके सब आर बी एफ रियल वैल्यूड फंक्शन ही हैं। उनका डोमेन तो रियल नंबर है ही है। रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि जिसका रेंज रियल नंबर हो या रियल नंबर का कोई सबसेट हो, दैट इज़ कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक। तो रियल वैल्यूड फंक्शन सब के सब हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये मॉडुलस फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू होता क्या है,
ये माइनस एक्स और उसके बाद में कहता है दूसरा प्लस एक्स। ये कब होता है? इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0। और प्लस एक्स कब होता है? जब एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका यहाँ से आप ग्राफ अगर जो देखते हैं तो क्या कुछ मिलने वाला है, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है बच्चों कि मॉडुलस फंक्शन का इन द सेंस ये है कि इसको हम लिखते किससे हैं? मॉड एक्स से। एफ एक्स इज इक्वल टू ये हमारा होता है मॉड एक्स, और ये मेरा डिफाइंड है। अब कोई नेगेटिव नंबर है, ये क्या है? एक्स है, एक्स डैश नेगेटिव नंबर है चाहे पॉजिटिव नंबर है, उसका मॉड हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इधर 1 2 3 है ना 4, फिर इधर -1 -2 -3, ठीक। फिर इधर क्या है? +1 +2 +3, इधर क्या है? -1 -2 -3। तो आप क्या लिख रहे हैं? अगर जो यार आप यहाँ से देखो प्लस मॉड 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो भी 1 मिलेगा, माइनस मॉड 1 ले रहे हैं तो भी 1 मिलेगा, ठीक। आप माइनस मॉडुलस 2 ले रहे हैं तो भी +2 मिलेगा, प्लस मॉडुलस 2 ले रहे हैं तो भी +2 मिलेगा, मॉडुलस -3 ले रहे हैं तो भी 3 मिलेगा, +3 ले रहे हैं तो भी 3 मिलेगा। इस तरीके से जो भी नंबर है आप उसका मॉडुलस लेंगे, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। मॉडुलस का मतलब होता है वैल्यू विदाउट साइन, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब वैल्यू विदाउट साइन। मॉडुलस हमको किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू विदाउट साइन। अब देखो यहाँ 1 का मतलब भी पॉजिटिव 1 मिला है और -1 का मतलब भी पॉजिटिव 1 मिला है, तो ये देखो ये इसका ग्राफ चल रहा है। फिर देखो 2, जब +2 लिया तो भी मिला, -2 लिया है तो भी मुझे यही चीज़ मिल रहा है। ये इसका ग्राफ आप देखते जाइएगा बच्चों। देखो स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ मुझसे बहुत अप्रोप्रिएट नहीं बन पा रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 1, 1 है, ये क्या है? 2, 2 है, ये -1, 1 है, और ये -2, 2 है। थोड़ा ये जब अब मैंने +3 रखा तो भी यहाँ तक ये ग्राफ जाएगा, ये 3, 3 है, और इधर से जब मैंने -3 रखा तो भी इसका वैल्यू यहीं तक जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -3, +3। तो इस तरीके से बच्चों हमें देख रहे कि इसका ग्राफ आप इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, कोई बताया ही नहीं जा सकता। लेकिन यार इससे जो डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो हमको क्या मिल रहे हैं? डोमेन तो हमको भाई पूरा रियल नंबर मिल रहा है, लेकिन रेंज खाली मुझे क्या मिल रहे हैं? रेंज मुझे पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है। रेंज इसका क्या मिल रहा है? पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया मॉडुलस फंक्शन के लिए ग्राफ, फिर उसका डोमेन और रेंज का इंटरप्रिटेशन। भाई डोमेन तो आप यहाँ से सीधा क्या लिख दोगे? डोमेन तो पूरे आप रियल नंबर ले लो, लेकिन इसका जो मुझे रेंज मिलने वाला है वो रेंज मुझे ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है। कैसे? यहाँ से मैं इसका जो है ट्रेडिशनल ग्राफ सिस्टम द्वारा मैं इसको बना रहा हूँ और आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये R2 R+ है, क्यों? क्योंकि इसका रेंज पॉजिटिव रियल नंबर होता है। यहाँ पर मैंने ले लिया थोड़ा घटते घटते -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। अब बताओ यार यहाँ से भी भाई इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारे नंबर रेंज है, लेकिन चलो हमने रियल वैल्यू ढी लिया है। चलो तो ये भी R है और ये सेट भी ही रियल नंबर है, तो पूरे में भाई इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अब इसको भी घटाते घटाते ले लो। -3 का भी क्या मिल रहा है? +3। -2 का क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। -1 का क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। 0 का तो 0 है। अब +1 का भी क्या मिल रहा है? 1। 2 का क्या मिल रहा है? +2 मिल रहा है। 3 का क्या मिल रहा है? +3 मिल रहा है। 4 का भी +4 मिलेगा। तो कुल मिला करके हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इसमें जितने रेंज है फॉर ऑल खाली पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसलिए इसका रेंज जो है पॉजिटिव रियल नंबर का है, ठीक है। और इसमें जितने ये हमारे डोमेन हैं, डोमेन तो हमारे रियल नंबर के होंगे। दिस इज इंटरप्रिटेशन फॉर मॉडुलस फंक्शन, ठीक है बच्चों। अगला मैं देखने जा रहा हूँ किसके लिए? अगला मैं देखूंगा सिग्नम फंक्शन के लिए। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि मॉडुलस फंक्शन ना तो 1 1 है ना तो 1 2, दिस इज मेनी वन इनटू फंक्शन। ये हमारा क्या है? मेनी वन इनटू फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि बी में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो ए के 2 एलिमेंट के इमेज हैं, ठीक है, और बहुत सारे एलिमेंट खाली भी हैं। खाली है जैसे मान लो भाई मेरा -5 लिखा है, -5 किसी एलिमेंट का इमेज नहीं, तो इनटू तो हो गया। अब मेनी वन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो ये के 2 एलिमेंट का इमेज है, ठीक, इसलिए मेनी वन इनटू होगा ये फंक्शन।
ना तो ये 1 1 होगा ना तो 1 2 होगा, मतलब बाइजेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को ये होल्ड नहीं करेगा। अभी मैं बात करूंगा कि 1 1 फंक्शन क्या होते हैं, 1 2 क्या होते हैं, पहले टाइप्स पर बात कर लूँ कि ये सब कौन से फंक्शन होते हैं, बताना जरूरी है बेस। अगला है हमारा बच्चों सिग्नम फंक्शन। सिग्नम के बाद मैं बात करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। चलिए अगला हमारा है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन हमारा क्या होता है, उसको हम लिखते हैं ये सिग्नम फंक्शन। चलिए ये रियल वैल्यूड फंक्शन ये भी है। सिग्नम फंक्शन को क्या लिखा जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको शॉर्टकट लिखा एस जी एन एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा होता है -1 0 और फिर ये होता है हमारा +1। ये कब होता है, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये कब होता है, व्हेन इफ जब x इज इक्वल टू 0 होता है। ये कब होता है, जब x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। चलिए मैं इसका पहले सीधा सा ग्राफ खींच देता हूँ, फिर हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ये है हमारा बच्चों एक्स वाई प्लेन, ठीक है यार। ये लिखा है x डैश, ये हमारा लिखा है y और ये y डैश। अब यहाँ से देखो ये -1 होगा नहीं, ठीक ना, इसको टेंड करेगा ना इसको टेंड करेगा, तो इसके जो डोमेन है वो तो यार पूरा रियल नंबर है, लेकिन इसका जो रेंज होगा वो इसके ग्राफ से पता चल रहा है। देखो -1 क्या है हमारा, ये इधर देखो x नेगेटिव, तो ये इधर ये हमारा ये -1 बता रहा है। और +1 मेरा कहाँ है, ये -1 है, ये y इक्वल टू क्या है -1, और +1 हमारा नहीं y का वैल्यू ये -1 इधर से होगा यार, ये यहाँ से, ये निगेटिव इधर से था, ये देखो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और इधर हो जाएगा y का वैल्यू ये +1, ये दोनों ग्राफ हैं। तो इसका जो बच्चों इसका जो यार डोमेन है ना, इसका डोमेन पूरा क्या है, रियल नंबर है, और रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज इसके यही हो जाएंगे -1 0 और ये +1। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से आप अगर जो एक ये सेट बना करके देख रहे हैं ना, तो जितने निगेटिव नंबर हैं उनका इमेज क्या है, -1। जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, जितने क्या हैं जी, निगेटिव नंबर्स हैं, सबका इमेज क्या है, -1। एक 0 का तो चलो भाई 0 है, और बाकी जितने पॉजिटिव रियल नंबर है ना, सबका इमेज +1 है। तो कुल मिलाकर के एक बात बताओ, ये भी हमारा क्या है, मेनी वन इनटू फंक्शन ही है। ये भी ना तो 1 1 है ना तो 1 2 है, क्योंकि बाकी नंबर 1 2 3 और भी बहुत सारे नेगेटिव नंबर देखो सब इसमें क्या है, खाली हैं। पहले सेट के किसी भी एलिमेंट का वो इमेज नहीं है, इसलिए ये इनटू भी हो गया और मेनी वन का कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया, क्योंकि ये सब बहुत सारे एलिमेंट के इमेज है। मेनी वन का मतलब एक एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट का इमेज है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का। जब कोई एलिमेंट बी में जब कोई एलिमेंट ए के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का इमेज बन जाता है, तो वहाँ पर मेनी वन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन हो जाता है। चलिए ये मैं मिटा देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, ये भी ना तो 1 1 है ना तो 1 2 है, ये भी मेनी वन इनटू फंक्शन है। क्या है, मेनी वन इनटू फंक्शन है। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। क्या है हमारा यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अगला है हमारा सी डी जो भी है यार, चलने दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, FUNCTION। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमारा क्या होगा, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है FR₂R, ठीक। तो ये fx इज इक्वल टू दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब होता है लेस देन आर इक्वल टू x। किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो उसके बराबर होता है या तो उससे छोटा होता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर का पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू, ये हमारा होता क्या है, यहाँ पर जैसे देखो ये लिखा है -3 -2 -1 0, ये लिखा है 1 2 3 है ना यार, इस तरीके से 1 2 3, कुछ लंबा नहीं लिखूँगा। इफ़ क्या होगा, -3 लेस देन आर इक्वल टू x, स्ट्रिक्टली लेस देन -2 से, ठीक। और उसके बाद में इसमें क्या होगा, -2 लेस देन आर इक्वल टू x, स्ट्रिक्टली लेस देन -1। इसमें कब होगा, -1 इज लेस देन आर इक्वल टू स्ट्रिक्टली लेस देन 0। इसमें कब होगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू x, स्ट्रिक्टली लेस देन 1।
इसमें कब होगा 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x स्ट्रिक्टली लेस देन 2, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा छोटा ही होता है उस नंबर से, ठीक, जिस नंबर का आप फाइंड आउट करना चाहते हो। उसके बाद में इसमें क्या हो जाएगा 2 इज लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 3 स्ट्रिक्टली लेस देन 3 यार। और उसके बाद में 3 वाला क्या हो जाएगा 3 वाला यहाँ से लिख करके चेक कर सकते हो, 3 लेस देन आर इक्वल टू x स्ट्रिक्टली लेस देन 4। तो ये तो उसका डेफिनेशन है। उसके बाद में मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। एक बात आप बच्चों में भी ध्यान लो कि किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। यहाँ से ये चीज़ मान लो कि कोई पूछ ले कि -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, ठीक, तो पहले आप करोगे क्या 3 और 4 खींच लो। ये -3.4 कहाँ है ये पहले आप जानो, किसके किसके बीच में है यार, ये -3 से लेकर के -4 के बीच में होगा, है नहीं है, तो यार -4 तब यहाँ होगा और -3 यहाँ हो जाएगा। तो आप करोगे क्या -3.1 -3.2 -3.3 -3.4 यहाँ पर है। तो किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या होता है, उसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर होता है। तो -3.4 के जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर क्या है हमारा -4 हो जाएगा, ठीक। ऐसे आपसे पूछ ले कि +3.4 का इंटीजर बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो देखो यार ये 3 है, ये 4 है, ये 3.1 3.2 3.3 3.4, अब ये 3.4 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा नंबर है, 3.4 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा नंबर है, ये 3 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। ऐसे आपसे कह दे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.6 का बताओ, तो 5 और 6 का पहले देख लो, 5.6, ठीक है यार। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 5.6 है। अब यार 5.6 के जस्ट लेफ्ट में क्या है, यही तो 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका इंटीजर, ठीक है। फिर आपसे कह दे कि -5.6 का बताओ, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये मेरा -5 होगा, ये -5 होगा, ये -6 होगा। तो इसके जस्ट लेफ्ट में यहाँ पर मान लो समथिंग यहाँ पर है -5.6, तो इसके जस्ट लेफ्ट में हमारा क्या है -5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, यानी उस नंबर से हमेशा छोटा ही होता है। तो हमने थोड़ा सा समराइज इसलिए कर दिया ताकि आप लोग जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी नंबर का फाइंड आउट करना सीख जाएं, ठीक है। फिर अगला मैं बता रहा हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बनाना है यार, ठीक है, और इसके डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर इस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी भी हैं, उसको भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो यार मैं पहले इसका ग्राफ बना लेता हूँ कार्टेशियन प्लेन पेपर में। यहाँ से देखो ये मेरा दिया हुआ है, ये हमारा दिया है x डैश, ये क्या लिखा है y, और ये y डैश। अब यहाँ से देखो ये हमारा क्या 1 2 3 4, कुछ लंबा नहीं ले जाना चाहता हूँ, -1 -2 ये -3, ठीक। इधर से भी ले लो यार, तो ये -1 हो जाएगा, -2 ये -3 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, ये +1 +2 +3। तो बच्चों एक बात बताओ यार, यह -3 और -2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या होगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 वाला हमारा क्या होगा, ये यहाँ से ये हमारा इसमें रहेगा, ठीक। इधर नोट लगेगा क्योंकि -2 तो है नहीं, -3 है। फिर आप देख सकते हैं -2 और -1 के बीच में हमारा क्या है -2 है। यहाँ से देखो फिर ये -2 और -1 के बीच में ये हमारा हो जाएगा -2। इस तरीके से आपका -1 और -0 के बीच हमारा क्या हो जाएगा -1 होगा, ठीक है। यहाँ से देखो ये, फिर ऐसे 1 और 2 के बीच में क्या होगा हमारा 1 होगा, ठीक है। 1 और 2 में हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही तो होगा, हाँ, तो हमारा 1 हो जाएगा। तो 2 पर क्या लग जाएगा, ये नोट लग जाएगा यार, यहाँ से देख सकते हो, हाँ इधर लगेगा बच्चों, ये चीज़ थोड़ा सा रॉन्ग, ये ठीक है। इधर फिर 2 और 3 के बीच में हमारा क्या हो जाएगा 2 होगा, 3 हमारा नहीं होगा। 3 और 4 के बीच में हमारा 3 होगा, 4 हमारा जो है नहीं होगा। ये इस तरीके से बच्चों, तो कुल मिलाकर फिगर थोड़ा सही से बने तो आपको यहाँ से एक लाइन मिल रही है जो कि कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से जाती है, एक स्ट्रेट लाइन,
ठीक। और इधर से भी एक लाइन मिल रही है जो कि ओरिजिन से तो नहीं पास हो रही है, इस नोड से पास हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको अप्रोप्रिएट बनाइए। तो ये ग्राफ हमारा y = x-1 वाला है और ये ग्राफ हमारा y = x वाला है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मिल रहा है हमको कॉन्सेप्ट यहाँ से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा उस नंबर से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो पहला चीज़ इसमें एक प्रॉपर्टी मुझे मिल रहा है, पहला चीज़ मुझे क्या मिल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर यक्स जो है हमारा हमेशा किससे क्या होता है, उस नंबर का ये या तो उस नंबर से क्या होगा, छोटा होगा, या तो उस नंबर के बराबर होगा, लेकिन x-1 से हमेशा क्या है, ये बड़ा है, ठीक। एक प्रॉपर्टी तो ये मुझे मिल रही है। और दूसरी प्रॉपर्टी आप ये जानिएगा बच्चों, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है इसमें कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ये इंटीजर, ठीक। और सी वाली प्रॉपर्टी जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इज इक्वल टू -1 कब होता है, जब x हमारा इंटीजर नहीं होता है, x डज नॉट इंटीजर। और 0 कब होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 0 कब होता है, जब x हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक। ये 2-3 प्रॉपर्टी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आते हैं अक्सर, इन पर भी बेसिस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और डी वाला देखिए, डी वाले में क्या है यार, डी वाला हमारा है कि किसी नंबर का अगर जो आप 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करते हो तो हमको वही नंबर मिलता है, ठीक है, अंत में इंटीजर ही मिलता है कुल मिला करके। तो एक तो ये आप ग्राफ से ही देख रहे हैं, इसको मैं वेरीफाई करके बता सकता हूँ कि किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप कैसे पता करेंगे। जैसे यार मान लो कि उसने कह दिया 5.4 + 6, ठीक है, तो 5.4 प्लस, अब आप इसको दोनों तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो यार, यहाँ से भी कर सकते हो। 5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इसको इस तरीके से कर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.4 + 6, तो 5.4 का क्या होगा, 5 + 6 है ना, ये हमारा 11 हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, 5 और 6 कितना हो जाएगा यार, 11.4, और 11.4 कहाँ है, 11 और 12 के बीच में, यहाँ से देखो यार, ये 11 और 12 के बीच में 11.4 है, यहाँ समथिंग 11.4 होगा, तो इसके जस्ट लेफ्ट में 11 ही तो है। तो कुल मिलाकर के इसका भी LHS = RHS दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टी भी आप वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये सब भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है बहुत है, इसमें 3-4 प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके जो डोमेन रेंज की बात है उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी पर बात करने के बाद। जैसे एक बात कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4 और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.4। अब ये देखो यार, 3.4 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस इसका माइनस का क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, -1। ये -1 कब आया, जब ये दोनों इंटीजर नहीं है, दीज आर नॉट द इंटीजर। और ये 0 कब आएगा, पहले अभी कहते ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -3। अब देखो इसका 3 होगा और इसका क्या होगा, -3, तो कुल मिलाकर के 0। भाई इंटीजर का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर होता है, तो ये 0 आ गया, तो ये रूल भी हमारा वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद में एक और आप ले लो, जैसे कहते ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.7 का कह रहा है, अब डबल बार पूछ रहा है इवन टाइम्स, तो 5.7 का एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया यार, 5 आ गया, और 5 का तो 5 होगा, ठीक। तो मेरा ये भी वेरीफाई हो रहा है। अब यार बताओ इसका डोमेन और रेंज, तो भाई इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, इसका डोमेन आप समझ रहे हो, इसका डोमेन हमारा होगा पूरा रियल नंबर, ठीक। और इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज ओनली फॉर इंटीजर, इसके रेंज क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ठीक है। अच्छा ये फंक्शन पूछ रहा है, कभी पूछ रहा है कि ये फंक्शन कैसा है, 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है, क्या है क्या नहीं है, तो आप क्या बताओगे, तो जी हाँ, ये ना तो 1 फंक्शन है और ना तो ये ऑन 2 फंक्शन है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स को मैं लेकर के आपको बता रहा हूँ। डोमेन रेंज मैंने लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये देखो यार, ये भी रियल नंबर है भाई, और ये भी रियल नंबर है, ठीक, इंटीजर में। अब देखो कुछ रियल नंबर यहाँ देखो, जैसे 2.1, 2.2, 2.3 है, और ले लो 3.1, 3.2, 3.3।
इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? इन सब का भी 3 तो है। बाकी नंबर यहाँ से क्या हो गए? मैंने लिख दिया कि -3, -2, -1, ठीक है। और भी जो मैंने डेसिमल वाले नंबर्स लिखे, डेसिमल वाले नंबर मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया कि ये 1.5, ये भी किसी एलिमेंट का इमेज हो सकता है भाई, तो इंटीजर है ना। तो कुल मिला करके ये ना तो 1 है और ना तो ये ऑन 2 है, ये मेनी 1 ऑन 2 फंक्शन है, क्योंकि इसमें जितने डेसिमल वाले मेंबर हैं वो इसके किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होंगे। ये मेनी 1 इनटू फंक्शन होगा ये भी। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला फंक्शन, ठीक है। लोग देख लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो मैंने बता दिया। अगला हमारा है यार लॉगरिथम फंक्शन, और उसके बाद में बच रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो देख लो यार, पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर। कौन सा था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलो शुरू कर दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। कोई भी फंक्शन a पावर x सच दैट वेयर a इज ग्रेटर देन 0, कोई फंक्शन a 1 से बड़ा होना चाहिए यार। कोई फंक्शन अगर जो इस फॉर्मेट का है तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। बस उसका बेस क्या होना चाहिए? 1 से ज़्यादा होना चाहिए। सम कांस्टेंट का पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। अब इसका ग्राफ हमारा 2 तरीके से है। हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बच्चों 2 तरीके से होता है। एक यहाँ से देखो यार, ये क्या लिखा है? x डैश, ये क्या लिखा है जी? y, और y डैश। अब यहाँ से कुछ मिलने वाला है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमेशा कहाँ होता है? 0,1 पर होता है भाई, है जब a इज ग्रेटर देन 1 है। पता चल रहा है a कभी लेस देन 1 है, तो जब a लेस देन 1 होगा तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ रहे हो बात को? और भी आप इस पे ले सकते हो भाई। कुछ लोग जानते हैं ये 10 पे पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल है, 4 पे पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल है, 2 पे पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका थोड़ा सा ग्राफ दोनों का मिला करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहां से देखिए बच्चों, आपका ये ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। एक देखो, ये सब जितने भी ग्राफ है ना, सब के सभी किससे पास होकर के जाएंगे? सब के सब हमारे जो है 0,1 से ही होकर के जाएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जितने ग्राफ हैं सब 0,1 पर होते हैं। अब मान लीजिए 10 पे पावर x है, उसके बाद में फिर आपने एक फंक्शन कुछ इस तरीके से देखा, ये थोड़ा सा सही से बन नहीं रहा है, इसकी वैल्यू थोड़ा सा बूम किया जाए इधर। ये हमारा 10 पे पावर x वाला ग्राफ है। फिर मैंने ये देखा, ये हमारा 4 पे पावर x है। फिर मैंने ये वाला ग्राफ देखा, ये हमारा 2 पे पावर x है। अब ऐसे आप यार इधर वाला भी देख सकते हो। इधर वाला निगेटिव में है ना, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना यार, तो इसको आप इस तरीके से देखो, ये y एक्सिस को x एक्सिस को टच नहीं करेगा भाई, ध्यान रखना है आपको। ये x है, x डैश है, ये क्या है यार y, और ये y डैश। तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, ये 10 पे पावर -x है। उसके बाद में और भी आप इसको लेकर के आओ, ये देखो ये 4 पे पावर -x है, थोड़ा सा इसको मैं इधर ला रहा हूँ, ठीक है। ये 4 पे पावर -x है, और उसके बाद में और भी इधर लेकर के आओ, तो ये ग्राफ और ये 0,1 से ही सब के सब पास आउट होंगे। कहाँ से जाएंगे? सब के सब 0,1 से जाएंगे, तो ये 2 पे पावर क्या हो जाएगा? -x। तो इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ग्राफ है। थोड़ा सा क्लियर आप लोग ट्राई कीजिएगा, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी जाएगा वो 0,1 से ही जाएगा। बहुत अप्रोप्रिएट फिगर नहीं बन पाया है। हाँ, इसका जो डोमेन है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बच्चों, इसका डोमेन यार रियल नंबर होता है, ठीक। और इसका रेंज जो होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगला हम शुरू करते हैं लॉगरिथम फंक्शन पर बात। लॉगरिथमिक फंक्शन पर हम देख रहे हैं। हाँ, लॉगरिथमिक फंक्शन
ठीक, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा लिखा है लॉग ए बेस एक्स, ए बेस एक्स के लिए यहाँ इसमें भी क्या है, ए हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, ओ 1 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बेस 1 पर लॉग की वैल्यू जो है 0 होती है, वो चाहे नेचुरल लॉग हो चाहे कॉमन लॉग हो, कोई भी हो। बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन भी हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, लेकिन यार इसमें भी वही कंडीशन है, ए ग्रेटर देन 0 और जब ए 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो मैं इन दोनों कंडीशन पर पहले बात कर लेता हूँ। इसका पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, बाकी ग्राफ ही बताना है यार, कुछ बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, यहाँ से देखो ये जो है दिया हुआ है, ये इसके लिए जब लॉग फंक्शन का जो ग्राफ है वो 1,0 पर होता है। ठीक, ये 1,0, ये लॉग बेस ए एक्स है। और जो दूसरा फंक्शन है यार, दूसरा हमारा है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो दूसरा कैसे होगा, दूसरा इस तरीके से नीचे से जाता है, और क्या, ये दूसरे वाले के लिए ग्राफ है, ये लॉग ए बेस एक्स जब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए है। अच्छा, आप ऐसे क्या क्या करेंगे इस तरीके से, जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था कि ए बेस पर अलग अलग वैल्यू के लिए ग्राफ कैसे कंसीडर किया जाए, तो उसको भी मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ यार। जैसे मान लो ये हमेशा कहाँ से जाता है, 1,0 से, तो log 10 पे बेस x पर हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा कहाँ से हो जाएगा, log 4 पे बेस x पर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फिगर सही बनना चाहिए यार, उसमें तो कुछ फिगर में ज़्यादा घोंच पोंछ हो गया था। ये देखो इसमें क्या हो जाएगा, log 2 पे बेस x होना चाहिए। ठीक, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले सिचुएशन में बात हुई थी। उसके बाद में डिक्रीजिंग वाले में क्या हुआ था बच्चों, डिक्रीजिंग में हम लोग यहाँ से आते हैं, यहाँ से देखो, ये देखो log बेस 1/10 पर x ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रही वैल्यू। फिर यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ से थोड़ा सा इसको और जो है बूम किया जाए, हाँ ठीक है, log, हाँ देख लो, बेस 1/10 पर x। और दूसरा ये हमारा क्या हो जाएगा यार, इसको तो मैंने ले लिया, और एक ये हमारा, ये कभी इसको टच नहीं करेगा, यहाँ से ही सब जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा log 1/4 बेस पर x। और तीसरा हमारा हो जाएगा बच्चों, यहीं से जाएगा, इसको टच नहीं करेगा। तीसरा हमारा ये इस तरीके से जाएगा 1,0 से ही, और ये हमारा हो जाएगा log 1/2 पे बेस x। तो इस तरीके से हमने बात किया एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन के ग्राफ पर। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है बच्चों, उसका डोमेन होता है यार पॉजिटिव रियल नंबर, और उसका जो रेंज होता है ना जी, उसका रेंज हमारा होता है रियल नंबर, क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है। ठीक, तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है यार। उसके बाद में हम बात करेंगे थोड़ा सा रेशनल फंक्शन पर। ठीक है, रेशनल फंक्शन हमारा क्या होता है यार, चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि रेशनल फंक्शन क्या है। रेशनल फंक्शन कोई भी फंक्शन जो कि इस फॉर्मेट में लिखा है px/qx। ठीक है बच्चों, तो उसको हम रेशनल फंक्शन कहते हैं, जबकि ये qx हमारा कभी 0 नहीं होता है। ठीक, इसका जो डोमेन और रेंज वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम कैसे करते हैं, इसका जो डोमेन होता है वो डोमेन तो पूरा रियल नंबर ही होता है, लेकिन इसका जो रेंज होता है बच्चों वो हमारा होता है रेंज इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस ये हमारा क्या होता है qx डज नॉट 0 है ना। ये हमारा नहीं डोमेन पूरा डोमेन, हाँ सही नहीं सही कह रहा हूँ, लेकिन उल्टा कर दिया। डोमेन इसका रियल नंबर तो होगा बच्चों, लेकिन यार इसको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक,
ये हमारा जब 0 हो जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो रियल नंबर माइनस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये नहीं होना चाहिए, तब हमारे होंगे, क्योंकि ये अगर जो 0 हो जाएगा तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा, ठीक। ये रेशनल फंक्शन के लिए है। उसके लिए बाद में है बच्चों, थोड़ा सा मैं बात कर लूँ यार कि वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इन टू, ये सब क्या होता है। तो आप टाइप्स ऑफ फंक्शन के अलग चीज़ें, वो तो कुछ हमारे स्पेशल टाइप के फंक्शन थे, बाकी टाइप्स ऑफ जो हमारा मेन फंक्शन है वो यहाँ से शुरू होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। वन के लिए क्या होता है बच्चों, पहला हमारा है यार ये वन, और वन में क्या होता है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, दैट मीन्स एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेकंड सेट। पहले सेट के अलग अलग एलिमेंट का दूसरे सेट में अलग अलग इमेज होता है। वन का मतलब एक के साथ एक, यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो यार, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है जी बी है। अब अलग अलग एलिमेंट यहाँ से पर मैंने ले लिया यार ए बी सी डी, ठीक। उसके बाद मैंने ले लिया ई एफ जी, और ये मैंने ले लिया एच, एक एलिमेंट का एक इमेज, बस वन का मतलब एक के साथ एक, एक के साथ एक भाई मेरे, ये दिस इज वन, ठीक। वन हो गया ना यार। अब इसमें ये वन हो गया, अगर जो इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं है, ऑन टू का मतलब क्या, ये वन के साथ ऑन टू भी है। ऑन टू की डिफिनीशन क्या है जी, ऑन टू की डिफिनीशन क्या है भाई, पहले सेट में तो कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। अनटू की फिलॉसफी कहती है कि सेकंड सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो खाली हो, यानी कि सेकंड सेट का हर एलिमेंट पहले सेट के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो इसमें सेकंड सेट का हर एलिमेंट पहले सेट के किसी न किसी एलिमेंट का तो इमेज है ही है। तो ये वन के साथ ऑन टू भी है, और ये मैपिंग हमारा बाइजेक्टिविटी कंडीशन पूरा करता है, यानी जो फंक्शन वन हो ऑन टू हो वो बाइजेक्टिव भी होता है, ठीक बच्चों। अब उसके बाद में पता चल रहा है इसमें कोई एक एलिमेंट हमने छोड़ दिया, एक एलिमेंट एक्स ऐसा है जिसका कोई इमेज नहीं है। यहां से आप मान लो दूसरा एग्जांपल ले लो यार, ये पहला हो गया, मैं वन से ही सारा चीज क्लियर कर देता हूं। दूसरा ले लो, यहां से ज्यादा लंबा खींचने वाला नहीं हूं। ये सेट ए और बी है यार, एफ के द्वारा ए के हर एलिमेंट का बी में एक यूनिक इमेज मिल रहा है। अब देख लो एक्स वाई जेड पी, ये लिखा है आर एस टी, ये यू लिखा है, यू लिखा हुआ है यार। अब बताओ x का इमेज r है, y का s है, z का t है, p का u है, कोई एलिमेंट इसमें मैंने इन्वेस्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया w किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो ये वन के साथ अब ये इनटू हो गया। ये कौन सा मैपिंग हो गया बच्चों, ये इनटू मैपिंग हो गया, ठीक। और मेनी वन ऑन टू या मेनी वन इनटू क्या होता है, मेनी वन का मतलब कि दूसरे सेट में एक एलिमेंट ऐसा हो जो पहले सेट के दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज हो। यानी तीसरा एक देख लीजिए, यहां से देखो, ये पहला सेट ए है, ये दूसरा सेट क्या है यार, ये बी, ठीक। यहां लिखा है ए बी सी डी, फिर यहां लिखा ई एफ और जी। अब बताओ यहां से ई जो है, ई यहां के दो एलिमेंट का इमेज है ना, ए का भी इमेज ई है, बी का भी इमेज ई है, बाकी सी का एफ है और डी का जी है। तो ये क्या है, ये मेनी वन ऑन टू है, क्योंकि बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं है। अब बी में कोई एलिमेंट खाली कर दिया जाएगा तो ये मेनी वन इनटू हो जाएगा। तो बच्चों कुल मिलाकर के इस वीडियो में मैंने फंक्शन, स्पेशल टाइप फंक्शन, फंक्शन के डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन पर बात की। आप लोग इतने वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए, बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।